ओके बच्चों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। प्लीज आप सब अपने माइक ऑफ रखिएगा। ठीक है, ओके। सो लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन की जस्ट स्टार्टिंग करी थी। तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमने कुछ नए वेरिएबल्स डिफाइन करे थे, नए फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करा था। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, इन चीजों को डिफाइन करा था। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों जो क्वांटिटीज है ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो तरह से डिफाइन हो सकती है। एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटी सी चीज बताकर फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अ वेक्टर एंड फॉर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर नहीं होता है। रीजन भी ध्यान से समझिएगा। अगर दो क्वांटिटीज अगर वेक्टर है, मान लीजिए ए और बी कोई लाइट वेक्टर्स है, वो एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाय रूल्स ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। चाहे आप ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, आपको सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। ए और बी का एडिशन और बी और ए का एडिशन आपको सेम रिजल्ट देगा। पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो बड़े एंगल पे ऐसा रिजल्ट नहीं देता। जब एंगल बड़ा हो जाए तो हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसको समझते हैं अपन। देखिए, ये मेरे पास एक बुक है यहाँ पर, है ना, आप सब देख सकते हैं इस बुक को। इस बुक को अभी मैंने ऐसा ठीक है वर्टिकल रख रखा है ना। इस बुक को अगर मैं वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे दो एक्सिस के बाद घुमाने वाला हूँ। एक वर्टिकल एक्सिस ऐसा लेने वाला हूँ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसा लेने वाला हूँ। पहले वर्टिकल एक्सिस के बाद उसको 90 डिग्री से घुमाता हूँ ऐसे। फिर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने ऐसा लिया था उसके बाद में इसे 90 डिग्री से घुमाता हूँ। तो इस एक्सिस के बाद ऐसे 90 डिग्री से घुमाने वाला हूँ ऐसा, है ना। फिर से बताता हूँ मैंने क्या करा। ये एक वर्टिकल एक्सिस लेने वाला हूँ मैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेने वाला हूँ। वर्टिकल एक्सिस के बाद ऐसे घुमाने वाला हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद ऐसे घुमाने वाला हूँ। तो पहले वर्टिकल एक्सिस के बाद घुमाते, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद ऐसे घुमाते। तो अब बुक का पोजीशन देखिए क्या आ रही है। जो उसका फ्रंट था वो अब इस तरफ आ रहा है, जो उसका फ्रंट था वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। अब उल्टा करके देखते हैं। अब पहले उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद घुमाते, देन वर्टिकल के बाद। पहले हॉरिजॉन्टल के बाद घुमाया ये, देन वर्टिकल के बाद घुमाएंगे ये, तो उसका फ्रंट तो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। फाइनल सिचुएशन ऑफ बुक इज डिफरेंट। इनिशियली मैंने इसको पहले वर्टिकल के बाद घुमाया, देन हॉरिजॉन्टल के बाद घुमाया, तो उसका फ्रंट इधर आया। देन मैंने इससे पहले हॉरिजॉन्टल के बाद घुमाया, फिर वर्टिकल का बाद घुमाया, तो उसका पोजीशन ही अलग आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका मैंने ऑर्डर बदला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैंने ऑर्डर बदला, तो मुझे अलग सिचुएशन मिल गई। मुझे a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए ऐसा दिख रहा है। मैं ऑर्डर बदल रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो फाइनल रिजल्ट अलग आ रहा है। क्या समझ में आ रही बात? ये फाइनल रिजल्ट इज डिफरेंट। यस सर, है ना। सो एंगुलर यस सर। डिस्प्लेसमेंट बड़े एंगल के लिए वेक्टर नहीं होता है, बड़े एंगल के लिए वेक्टर नहीं होता है, पर छोटे एंगल के लिए हो जाता है। छोटे एंगल के लिए देखो, बहुत स्मॉल एंगल से इसको घुमाते हैं आप। वर्टिकल के बाद बहुत छोटा सा एंगल घुमाया, फिर हॉरिजॉन्टल के बाद छोटा सा एंगल घुमाया, ऐसा कुछ आएगी बुक की पोजीशन हॉरिजॉन्टल के बाद घुमाने से। अब पहले हॉरिजॉन्टल के बाद घुमा देते, फिर वर्टिकल के बाद घुमा देते, तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी पहले भी। अब जब स्मॉल एंगल होता है तो आप खुद भी करके देख सकते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब स्मॉल है तो थीटा और 1 और थीटा 2 का एडिशन और थीटा 2 और 1 का एडिशन सेम आ जाएगा। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं एस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। सो बड़े एंगल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर, हेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is not a vector। बट बहुत छोटे से जब एंगल हो तो डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 या डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1 सेम आते हैं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फॉर स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल के लिए तो ये वेक्टर जैसा लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्पेशल पॉइंट होता है ये, इसको आपको याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर जैसा नहीं ले सकते अगर वो बड़ा हो। छोटे छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर जैसा ले सकते। इज इट क्लियर? यस सर।
ओके यस सर। चलिए, अब क्योंकि छोटा एंगल तो वेक्टर है, अब एंगुलर वेलोसिटी जो थी वो डिफाइन होती थी डी थीटा बाय dt। तो यहां तो एंगल छोटा है, हेंस दिस इज अ वेक्टर। पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। यहाँ एंगल बड़ा होता है, दिस इज नॉट अ वेक्टर। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, पर स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। जो सॉरी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। ये वेक्टर होता है। अब वेक्टर है तो किस टाइप का, इसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए डी थीटा की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो डी थीटा या ओमेगा से अल्फा सब बनेगा। ये सब जो एंगल, ये सब जो वेक्टर्स होते हैं, ये सब एक्सियल वेक्टर, दिस आर एक्सियल वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनकी जो डायरेक्शन होती है वो घूमने की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लो आपका एंगल डी थीटा कुछ इस डायरेक्शन में है, तो उसके जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, घूमने की डायरेक्शन में फिंगर को घुमाओ, राइट हैंड की फिंगर लो, उसे घुमाओ, तो थंब की डायरेक्शन आपको वेक्टर की डायरेक्शन दिखी। इस डी थीटा की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन को ऐसे डॉट से दिखाते हैं। ये सब एक्सेल वेक्टर है, ये घूमने की डायरेक्शन बताते हैं। घूमने की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर घुमाओ तो थंब की डायरेक्शन में वेक्टर दिखाएगा। अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखो तो उंगलियों की डायरेक्शन में चीज रोटेट हो रही होगी। तो ऐसा कुछ आप है ना एक डायग्राम बना के भी ऐसे याद रख सकते हो। ऐसा थंब जैसा बना लो, इस तरह से। तो राइट हैंड में थोड़ा कोशिश करिए बनाने की यार, देखो है ना, चला लेना है। राइट हैंड के थंब को जो एक्सेल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में रखो तो उंगलियों की डायरेक्शन में चीज रोटेट होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। चलिए, ये पॉइंट समझ में आया। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटे एंगल के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर जैसा ट्रीट कर सकते हैं और इनकी डायरेक्शन जो होगी वो रोटेशन की डायरेक्शन बताती है। जैसे अगर एंगुलर वेलोसिटी में इधर बताऊं आपकी तरफ, राइट हैंड से बता रहा हूं देखो मैं, तो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन में चीज रोटेट हो रही होगी, है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल में कोई पार्टिकल घुमा रहा हूं, वो पार्टिकल ऐसे से चल रहा है यू, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड की फिंगर को इसको घूमने की डायरेक्शन में घुमाओ, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ऐसा बाहर की तरफ आएगी। आप घर पे छत पे पेन जो होता है वो कैसे घूमता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी देख सकते हो। अगर पेन ऐसे ऐसे घूम रहा है उस दिशा में राइट हैंड की फिंगर घुमाओ तो थंब की डायरेक्शन आपको बताएगा कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है। तो आप एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से ढूंढ सकते हो। समझ में आ रहा है ये, क्या है डायरेक्शन समझ में, एंगुलर वेलोसिटी की? यस सर। ओके बच्चों, चलिए। तो एंगुलर वेलोसिटी Yes, की sir. डायरेक्शन वगैरह क्या होती है, वो एक्सेल वेक्टर है, ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, मैंने लास्ट क्लास में आपको मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह बता दी थी कैसे निकाल सकते हैं हम एंगुलर टर्म्स में, है ना। v इक्वल टू यू प्लस एटी जैसा हम ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टाइम से लिख सकते हैं। तो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे की चीज कंटिन्यू करेंगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन। द एंगुलर पोजीशन लिख लीजिए आपके पास, एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 3t square plus 2t plus 1 radian as function of time. Angular position of a particle is given by 3t square plus 2t plus 1 radian as function of time. पहली चीज find its angular velocity, दूसरी चीज angular acceleration, तीसरी चीज angular velocity between average angular velocity between t0 to t2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताना है। करिए अटेम्प्ट, तीन चीज पूछिए, जल्दी से निकाल के बताइए। थीटा इज एंगुलर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दी गई है एंगुलर पोजीशन।
आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। करिए अटेम्प्ट जल्दी से, मुझे चैट पे आंसर भेज दीजिएगा। चलिए आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। वेरी गुड। चलिए मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, वो होता था डी थीटा बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट कर दो। 3t स्क्वायर का आएगा 60, 2t का आएगा ओनली 2, 1 का आएगा 0। तो एंगुलर वेलोसिटी वो रेडियन है, तो रेडियन पर सेकंड में होगा। ऑफ कोर्स क्योंकि थीटा का यूनिट रेडियन में होता है एसआई में, और टाइम का सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड में आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी, तो उसको फर्दर टाइम से डिफरेंशिएट करो तो 6 आएगा, और ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताना है 0 से 2 सेकंड। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन अपॉन में जो भी टाइम का इंटरवल है। एंगुलर पोजीशन कैसे निकालेंगे? टी की वैल्यू रखो उसमें, टी के साथ हमें एंगुलर पोजीशन दी गई, टी को 2 रखो तो 2 सेकंड पे एंगुलर पोजीशन मिलेगी, 0 रखो तो 0 टाइम पे एंगुलर पोजीशन मिलेगी। 2 रखोगे तो टी स्क्वायर 4, 4 2 3 12, 2 रखा तो ये 4 प्लस 1 आएगा, 0 रखा तो ओनली 1 आएगा, डिवाइड बाय टाइम इज 2 सेकंड। 1 से 1 कैंसिल, 12 प्लस 4 16 बाय 2 8, तो ये आ गया हमारे पास 8 रेडियन पर सेकंड। बहुत सरल प्रश्न था। आया सबको? कोई भी डाउट? नो सर। चलो सबके मुझे आंसर भी सही दिख रहे हैं, वेरी गुड। एक आंसर गलत दिख रहा है मुझे, 6 किसी का आया, 6 थोड़ी आएगा एवरेज, किसका ये? समर्थ, समर्थ समझ में आया आपको अब? चलो आई थिंक सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते। तो इधर का पोर्शन हटा के एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। देखो अब हम सर्कुलर मोशन के लिए ही तो ये सब चीजें डिफाइन कर रहे थे, तो जरा एक क्वेश्चन ऐसा भी तो देखो जिसमें सर्कुलर मोशन दिख रही हो कुछ, है ना? तो एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं मैं आपको। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, रेफरेंस लाइन, अच्छा जब भी मोशन सर्कुलर होता है तो नॉर्मली सर्कल के सेंटर को ओरिजिन ले लेते हैं, और रेफरेंस लाइन अपन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को एक लाइन ले लेते हैं। एंगुलर पोजीशन के लिए रेफरेंस लाइन लेना पड़ती है, तो वो क्या लेना पड़ती है वो बता दिया आपको कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो मैंने ये पार्टिकल यहां पर है, ये रेफरेंस लाइन ले ली, ये एंगल इसकी एंगुलर पोजीशन है, ये एंगल इसकी एंगुलर पोजीशन है, ठीक है? आगे मोशन is with variable angular acceleration given by alpha is given by alpha naught e की पावर माइनस क्या कह दूं मैं, e की पावर माइनस के टी, ऐसा कुछ दिया है आपको। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दिया है अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट e टू द पावर माइनस के टी, ठीक है? फाइंड एंगुलर पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम if at t 0 थीटा was 0। करिए, शुरू में पार्टिकल का जो एंगल था वो 0 है ना? चलो वेलोसिटी भी इनिशियल वाली बता देता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी भी 0 है, t 0 पे थीटा भी 0 है, एंगुलर वेलोसिटी भी 0 है, और आपको बताना है एंगुलर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करिए, अटेम्प्ट करिए एक बार। इधर का पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं।
motion is with variable angular acceleration which is given to you. You need to find the angular velocity, sorry, angular position as a function of time. करिए एक बार अटेम्प्ट. सर एंगुलर एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट है ना सर? ये क्या लिखा हुआ है? यस सर, वेरी कर रहा है सर. बिल्कुल सही, वेरिएबल है. करिए अटेम्प्ट. चलिए आदित्य का आंसर आया डन. ठीक है आदित्य, आंसर भेज दीजिए. चलिए काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं डन. तो ये क्वेश्चन जो है हमें अल्फा दे दिया है और हमें थीटा पूछ लिया है. सो अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी, है ना. उसको यूज करके, उस इक्वेशन को यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते थे ओमेगा. हमें दिया गया है अल्फा जो होता है डी ओमेगा बाई डी टी. तो अल्फा दिया है अल्फा नॉट टू द पावर माइनस के टी. सो यहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं. डी ओमेगा को लिख सकता हूं अल्फा नॉट e टू द पावर माइनस के टी इंटू डी टी. दोनों साइड इंटीग्रेट करो. अब फिजिक्स में इंटीग्रेशन हमेशा लिमिट्स के साथ होता है. सो टी जीरो पे हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ओमेगा जीरो था और किसी जनरल टाइम टी पे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा हो गई है. तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं. डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जैसे dx का x वैसे डी ओमेगा का ओमेगा. इसमें लिमिट लगाएंगे 0 टू ओमेगा. वहां अल्फा नॉट कांस्टेंट है, बाहर लिया. e की पावर माइनस समथिंग का e की पावर माइनस वही चीज आ जाती है और t के साथ कर रहे हैं तो k यहाँ पे कांस्टेंट जैसा है, उस कांस्टेंट से इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं और यहाँ पे फिर लिमिट लगानी पड़ेगी हमें 0 से t. क्या है इंटीग्रेशन समझ में आया? क्या है इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? यस सर. किसी को दिक्कत तो बोल दीजिए. चलिए इंटीग्रेशन तो आना चाहिए बच्चों अपन को, है ना. सॉल्व करते हैं इसको आगे. और या लिमिट लगाते, ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा. तो यहाँ सिर्फ ओमेगा ही बचेगा. तो मैं ब्लू पेन से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. यहाँ बचेगा सिर्फ ओमेगा उधर. अच्छा अल्फा नॉट और ये माइनस के बाहर ले लो. तो अल्फा नॉट माइनस ऊपर लगा दिया, नीचे के अंदर. पहले टी रखा तो e की पावर माइनस के टी. 0 रखा तो e की पावर 0 1 हो जाएगा. e की पावर माइनस के टी माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 1 कर देना. तो ये माइनस अंदर, अच्छा अंदर बाहर अच्छा नहीं लग रहा, इसको अंदर भेज देते हैं. तो अंदर e की पावर 0 को 1 लिख दिया मैंने. ये 1 मतलब e की पावर 0 और e की पावर माइनस के टी पीछे आ जाएगा. ये आ गई ओमेगा की इक्वेशन. अब ओमेगा आ गया तो ओमेगा क्या होता है? वो होता है डी थीटा बाई डी टी. तो फिर से वही सारी कहानी. डी थीटा को मैं डी टी वहां ले जाके लिख सकता हूँ अल्फा नॉट बाई के तो 1 माइनस e की पावर माइनस के टी इंटू डी टी. इसको भी इंटीग्रेट कर लेते दोनों साइड. यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देते. टी 0 पे थीटा 0 दिया था, टी टाइम पे मुझे थीटा पता नहीं है, वो निकालना है. तो अब इंटीग्रेट कर देते. तो फिर से वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे. डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट्स 0 से थीटा, वहां अल्फा नॉट बाई के कांस्टेंट है. 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा. e की पावर माइनस के टी का e की पावर माइनस के टी बाय माइनस के आएगा. लिमिट 0 से t. प्रॉपर्ली दोनों साइड लिमिट लगा दो. यहाँ हो जाएगा थीटा, वहां हो गया अल्फा नॉट बाई के. टी में लिमिट आएगी तो सिर्फ टी आएगा. माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 1 बाई के. e की पावर में लिमिट तो e की पावर माइनस के टी माइनस 1. ये आ गई इक्वेशन फाइनली. ठीक है. तो दिस इज द फाइनल एंगुलर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये आ गए हमारे पास एंगुलर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन. मेरे पास कुछ आंसर आया था. आदित्य आंसर गलत है आपका. आदित्य समझ में आया? आंसर गलत है. सभी बच्चे देखो समझ में आ रहा है मैंने कैसे सॉल्व करा है?
बताइए, किसी को कुछ भी अगर डाउट है इसमें, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। बताइए, देख लीजिए एक बार, टेक योर टाइम, चेक एवरी स्टेप। अगर कहीं भी कुछ भी समस्या है तो बताइए। सुमित बोल रहा है उसका सही आया, वेरी गुड सुमित। क्या सबको क्लियर है कैसे कराए? यस सर। अच्छा, किसी को इंटीग्रेशन में डाउट है क्या? इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत है क्या इसमें? एनीवन? नहीं, गुड। अगर इंटीग्रेशन में कुछ भी समस्या है तो मैंने शेयर कर रखे हैं आपके ग्रुप पे। आपने देखा होगा, मैंने एक लिंक भेजी थी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। तो उसी चैनल पे आप देखिएगा, आपको इंटीग्रेशन के भी मिल जाएंगे। बेसिक मैथ्स करके एक वीडियो लेक्चर डाल रखा है, तो उसमें आप देख सकते हो, इंटीग्रेशन देख सकते हो वहां से। ठीक है, यस आदित्य। इसमें मैक्सिमम बच्चों से जो गलती होती है वो यही होती है कि वो यहाँ जो जीरो होता है ना लिमिट का, वो भूल जाते हैं। इस जीरो लगाने की वजह से यहाँ 1 आता है। ये 1 से सारी तकलीफ होती है, इससे गड़बड़ होती है। तो बच्चों की यहाँ जो गलतियां अधिकतर होती है ना, वो लिमिट्स लगाने की होती है। फिजिक्स में याद रखना, फिजिक्स में कभी भी इंटीग्रेशन बिना लिमिट के नहीं करेंगे हम। बहुत रेयर चांस में कभी होगा कि बिना लिमिट के, क्योंकि फिजिक्स में चीजों का फिजिकल मतलब होता है। तो यहाँ मीनिंग है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं होता है, डेफिनेट का मीनिंग होता है। तो डेफिनेट का एक फिजिकल मतलब होता है, इसलिए यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही हमेशा यूज करते हैं, तो ध्यान रखना। चलिए, तो एक अपन एक और क्वेश्चन देखा था बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते। चलिए, ये सब क्लियर है ना अच्छे से? कुछ लिखा है क्या? यस, ठीक है, ओके। तो अब सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे थे, उसके लिए हमने सारे वेरिएबल डिफाइन करे थे, ओमेगा, अल्फा, है ना, ये सारी चीजें। अब कुछ हमारे जो पुराने वेरिएबल थे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, उनको अपन निकालते हैं इन सर्कुलर मोशन, उनको फाइंड करते हैं। चलिए, प्लीज कीप योर माइक ऑफ। सो मैंने अज्यूम करा कि कोई पार्टिकल है हमारे पास जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेट अज्यूम कि ये एक्स एक्सिस हमारी रेफरेंस लाइन है। ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ये हमने वाई एक्सिस मान लिया। एक्स एक्सिस अवर रेफरेंस लाइन, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ मान लिया। और एक्स एक्सिस से जो पार्टिकल का एंगल है, एक्स एक्सिस से जो पार्टिकल का एंगल है, दिस इज अवर एंगुलर पोजीशन, दिस इज अवर एंगुलर पोजीशन। सो एंगुलर पोजीशन का रेट ऑफ चेंज, इसे आप ओमेगा बोल सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन करा था। और ओमेगा का रेट ऑफ चेंज, इसे आप अल्फा बोल सकते हो, ये हमें पता है। मान लेते हैं जो सर्कल है इसकी रेडियस r थी, पार्टिकल किसी r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब मेरा इंटरेस्ट है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो निकालो। इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों को निकालने में मेरा इंटरेस्ट है। तो चलो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी डिफाइन कैसे होती है? वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी के लिए पहले पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस तो है ही, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं क्या मैं? बताओ क्या? सर, हाँ, बार बार ब्लर हो रहा है सर, कैमरा फोकस कर रहा है वो सर। हाँ, वो फोकस कर रहा है, ऑटो फोकस को ऑफ कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। फिर हो रहा है। चलिए, अब शायद दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नाउ बोर्ड विजिबल क्लियरली? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए, तो वेलोसिटी डिफाइन कैसे होती है? वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड हाउ पोजीशन इज डिफाइंड? पोजीशन हम पोजीशन वेक्टर यूज करके डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करें? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो कोऑर्डिनेट में आई और जे लगा दो तो पोजीशन वेक्टर आ जाता है। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप क्या है? सर r sin थीटा r cos थीटा। बिल्कुल सही। ये डिस्टेंस r होगी,
आर का ये डिस्टेंस हो जाएगी आर cos थीटा, ये हो आर जाएगी cos थीटा आर sin थीटा। बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ से अगर मैं नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये डिस्टेंस होगी हमारा आर cos थीटा और ये वर्टिकल हाइट हो जाएगी मेरे पास आर sin थीटा। तो कोऑर्डिनेट हो गया आर cos थीटा आर sin थीटा। तो पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा पार्टिकल का वो हो जाएगा आर cos थीटा आई कैप प्लस आर sin थीटा जी कैप। अब पोजीशन वेक्टर पता है तो उसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या बदल रहा है, क्या पार्टिकल घूमेगा तो आर तो बदल नहीं रहा ना, सर्कुलर मोशन में आर तो कांस्टेंट है, तो वो तो कांस्टेंट है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा इंटू थीटा का डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि हमें टाइम के साथ करना है, इंटू आई प्लस आर कांस्टेंट sin थीटा का cos थीटा थीटा का डी थीटा बाई डी टी इंटू जे। बट व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? इट इज ओमेगा। तो वी वेक्टर आ गया आर, ओमेगा को कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लिया और यहां से एक ओमेगा कॉमन ले लिया, अंदर आया माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। सही है क्या? सही डिफरेंशिएट करा है मैंने? आया ना, बोल दो प्लीज। हाँ चलो स्पीड निकालते हैं। स्पीड कैसे निकाले? स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसको v बोल देते हैं। चलो वो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। बाहर आर ओमेगा तो कांस्टेंट है, अंदर वाली चीज का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्या होगा? 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये लिखो ना बस, आ जाएगा। यस सर। है ना, आर ओमेगा ही आएगा बस, वो तो 1 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अच्छा इस चीज का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो जो वेलोसिटी आई ना वो उसको ऐसा लिख सकता हूं आर ओमेगा इनटू दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है? ऑफ कोर्स ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? किसी भी पाथ में वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू पाथ होती है। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू पाथ होती है, तो टेंजेंट टू पाथ ऐसी होना चाहिए वेलोसिटी। मैं उसको नीचे भी मान सकता था, पर मैंने माना है कि थीटा बढ़ रहा है, मैंने माना है कि थीटा बढ़ रहा है, तो अगर ये थीटा बढ़ रहा होगा तो पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, इसलिए वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा। सो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आया, इसे हम एक काम करते हैं, क्योंकि टेंजेंट की डायरेक्शन में है, इसको ईटी कैप बोल देते हैं। ई टी कैप, उसको मैंने बोल दिया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्यों बोल रहा हूं? अरे कौन लिखेगा बार बार इसको इतने बड़े नंबर को, है ना, थोड़े से आलसी लोग रहते हैं अपन फिजिक्स वाले, तो अब ये बार बार कौन लिखे, इसके लिए मैंने एक सिंबल बना लिया। चलेगा? सिंबल चलेगा ना? यस सर। है ना? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. एक सिंबल बना लिया। सिंबल मैंने बोल दिया ईटी कैप। कैप क्यों लगाया? बिकॉज इट इज यूनिट वेक्टर। टी क्यों लगाया? क्योंकि टेंजेंट की डायरेक्शन में है ना, इसलिए। चलो, तो स्पीड निकाल दी मैंने आर ओमेगा। अब मेरे को एक चीज और समझ में आ गई यहां से कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मुझे उसमें एक चीज समझ में आ गई कि स्पीड होती है आर ओमेगा। स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आ गया मेरे पास इन सर्कुलर मोशन। स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आ गया इन सर्कुलर मोशन। ये काम की चीज आ गई हमारे पास, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, प्रूव हो गया। आगे बढ़ते। अब किसी बच्चे ने बोला सर एक्सेलरेशन में निकाल के बताओ। चलो एक्सेलरेशन में निकालते। वो क्या होता है? ये होता है क्या? यस सर। यस सर। कैसे निकाले बताओ? वेलोसिटी पता है क्या? यस सर। डिफरेंशिएट Yes, sir. कर दे। यस सर। हाँ, कौन कौन सी चीज बदल सकती है इसमें से? थीटा सर। थीटा। थीटा, और ये ओमेगा भी तो बदल सकता है, यस सर। है ना? आर आर कांस्टेंट है ना, आर तो भाई एक फिक्स सर्कल में चल रहा है, वो तो आर कांस्टेंट। अब या तो ओमेगा बदल रहा है या ये, तो दोनों चीजें बदल रही, मतलब तो दो चीजों का प्रोडक्ट थे। तो एक काम करते, प्रोडक्ट रूल लगाते। तो पहले तो ओमेगा को डिफरेंशिएट कर देते और दूसरी चीज को एज इट इज छोड़ देते। तो दूसरी चीज क्या थी, वो शॉर्ट में लिखा था ना ईटी कैप। ईटी कैप। हाँ, प्लस फिर आर और ओमेगा को छोड़ा और ये ईटी कैप वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देते। यस। क्या आएगा? माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप। चलो, अब सेकेंड जो टर्म है ना, देखो पहला टर्म ये आर, अच्छा डी ओमेगा डी टी तो अल्फा होता है ना,
यहाँ माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, आर एक ओमेगा और ये डी थीटा बाई डी टी, एक और ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर। अंदर आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वाला जो टर्म है, कॉस थीटा आई, ये रेडियल डायरेक्शन का टर्म था, ये रेडियस की डायरेक्शन का वेक्टर है, इसको बोलते थे ई आर कैप, दिस इज ई आर कैप। समझ में आई के बाद क्या करा मैंने? बोलिए, हमने एक्सेलरेशन निकाला पार्टिकल का, इसको डिफरेंशिएट करके, तो उसकी वैल्यू ये आ गई, आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा डी टी को अल्फा लिख दिया, और इंटू में ई टी कैप लिखा हुआ था, या माइनस माइनस मैंने कॉमन ले लिया, आर इंटू ओमेगा पहले से था, एक डी थीटा बाई डी टी, एक और ओमेगा आ गया, तो आर ओमेगा स्क्वायर, और जो अंदर लिखा है कॉस थीटा आई साइन थीटा जे, कॉस थीटा आई साइन थीटा जे, ये एक वेक्टर है विच इज इन डायरेक्शन ऑफ आर, तो इसको मैंने बोल दिया ई आर कैप। ई आर कैप क्या है? इट इज अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रेडियस। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा? अगेन क्योंकि हम लोग थोड़े से आलसी रहते हैं, कौन बार बार लिखे, तो उसको एक नंबर, एक वैल्यू असाइन कर दी, एक वेरिएबल नंबर दे दिया उसको। चलिए, ये समझ में आया क्या? एक्सप्रेशन क्या आया? या अब हमने सर्कुलर मोशन हो रहा है ये मानकर हमने वेलोसिटी निकाली, तो देखो वेलोसिटी क्या आ गई, वो आ गई आर ओमेगा। तो अगर आपको सर्कल का आपको एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो आप वेलोसिटी बता सकते हो पार्टिकल की, एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर वेलोसिटी आ जाएगी, या स्पीड बोल सकते हैं बेसिकली इसको, और इसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंट के अलोंग, तो असल में वेलोसिटी भी पता है। दूसरी चीज एक्सेलरेशन भी पता चल गया हमको, एक्सेलरेशन हमें रिलेट हो गया अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन से और एंगुलर वेलोसिटी से। और जरा आप ध्यान से समझो इस एक्सेलरेशन को, तो ईटी क्या है, मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में है, ये पाथ के टेंजेंट के अलोंग है, ये वाला कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट है, और ये वाला कंपोनेंट रेडियस की डायरेक्शन में पर माइनस मतलब टुवर्ड्स सेंटर है। जो यहां से यहां का वेक्टर है वो था ई आर कैप, और यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब वो टुवर्ड्स सेंटर है। तो जो एक्सेलरेशन आया है पार्टिकल का, अगर उसको कोई ढंग से एनालाइज करे तो वो दो कंपोनेंट में दिख रहा है। पहला कंपोनेंट उसको बोल देंगे टेंजेंट की तरफ है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट। वो कितना आया? आर अल्फा। उसका मैग्नीट्यूड देखो कितना है, आर अल्फा। ईटी कैप उसकी डायरेक्शन बता रहा है, आर अल्फा इंटू ईटी कैप लिख सकते हैं इसको। दूसरा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, इसलिए इसको बोल दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो कितना आया? आर ओमेगा स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है? माइनस ई आर कैप। माइनस ई आर कैप क्या बता रहा है? उसकी डायरेक्शन। ई आर कैप इधर था, माइनस लगा होने की वजह से उल्टा मतलब टुवर्ड सेंटर हो गया। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट में तोड़ के देख सकते हैं अपन, और वो रेडियल और टेंजेंशियल, ऐसे दो कंपोनेंट में देख सकते हैं अपन। In circular motion, particles acceleration can be observed in two components. One component along the tangent is r into alpha. It is related with angular acceleration. Particle का tangential acceleration relate हो रहा है angular acceleration से, और दूसरा component acceleration का towards center है। वो किस तरफ है? वो towards center है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? वो r ओमेगा स्क्वायर है। तो सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है हमें पता है। पॉइंट समझना है? सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमें पता है, हम जानते हैं कितना एक्सेलरेशन है, किसके रिलेशन में है ये भी पता है हमको। चलिए, वेरी गुड। तो पार्टिकल के एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट में आते हैं। अब जरा आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक रेडियस और दूसरा टेंजेंट। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो उसके दोनों कंपोनेंट्स AT का स्क्वायर और AC का स्क्वायर करके निकाल सकते हो। AT निकालने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे अल्फा कितना है, और AC निकालने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे ओमेगा कितना है। V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो मैं एक आर ओमेगा को V भी लिख सकता हूं, या ओमेगा को V बाय आर लिख के इसे V स्क्वायर बाय आर भी लिख सकता हूं, इस तरह से। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मोशन में अल्फा ही ना हो, पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा हूं। If motion with
कांस्टेंट ओमेगा, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा बिकॉज अल्फा इज 0, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, वो ही आ जाएगा। तो हमने सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का ये बता दिया। अगर मुझे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन पता है तो मैं उसके एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट लिख सकता हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, केवल फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बचेगा, वो कितना होगा ये बता सकता हूं। और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी पता है, देखो हमको, इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये किधर की तरफ है? जैसे पार्टिकल यहां है तो सेंटर की तरफ है एक्सेलरेशन। पार्टिकल यहां पहुंच गया तो इधर की तरफ। सर सेंटर की तरफ कैसे, फिंगर कर्ल करके ही चेक करना है क्या सर? सेंटर की तरफ मतलब आप बस देखो पार्टिकल किधर जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, सेंटर नीचे की तरफ है, उधर की तरफ। कैसे पता चला सेंटर की तरफ? क्योंकि ये जो वेक्टर था ई आर कैप, ठीक उसका माइनस साइन लगा था यहाँ। ई आर कैप सेंटर से पोजीशन की तरफ होता है, तो वहां से सेंटर की तरफ हो जाएगा माइनस ई आर कैप। यस सर। चलो, तो आप लोगों को क्या समझ में आया पूरी कहानी से? आज जो भी बात करी इससे समझ में क्या आया आपको, बताओ, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी, बताओ। सर हमने रिलेशंस फाइंड कर लिए हैं सर, कि एंगुलर के बीच में और सर टेंजेंशियल के बीच में सर। बीच में, ठीक है, सही। और हमें एग्जैक्टली समझ में क्या आया? अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपको क्या चीज क्लियर होगी, क्या चीज क्लियर हुई यहाँ से? सर उसकी एक्सेलरेशन सेंटर की साइड रहेगी। यस उसका सर। एक्सप्रेशन दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, सेंटर की तरफ होगा जरूरी नहीं है। अगर कांस्टेंट ओमेगा से मोशन हो तब सेंटर की तरफ होगा। सर उसका डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन दोनों का हाँ, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है ये तुम्हें पता है बेसिकली। आप सर्कुलर मोशन करते हो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जानते हो, यू नो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, वो अननोन नहीं रहा। समझ में आई बात? यस सर। है ना? Yes, और sir. Yes, अगर वो sir. एक्सेलरेशन किसी ने पूछ लिया कि बताओ कितना एक्सेलरेशन है, तो उसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालना है अगर ए वेक्टर, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताओ? आर अल्फा। आर अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? आर ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर या फिर या वी वी ओमेगा, या ओमेगा वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर। बिल्कुल सही। तो अगर आपको वी या ओमेगा या आर पता हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता सकते हो, और आर और अल्फा बताओ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता सकते हो। ये दोनों एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स है, और ये दोनों पता चल गए तो टोटल एक्सेलरेशन आप इजीली बता सकते हो। So you know what is the acceleration of particle in circular motion. आप उसका एक्सेलरेशन रैंडम नहीं रहेगा, अब उसकी वैल्यू आपको पता है कितनी, समझे? यस सर। ओके बच्चों, चलिए, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें अपनी डिस्कस हुई है ना, इस सबको अच्छे से याद रखना है आपको। अब इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। तो ये पूरी थ्योरी आई होप कि सबने नोट कर ली। मैं हटा दूं इसको? नोट करना है सर। करो करो फटाफट करो। जल्दी से नोट करिए। अच्छा, ये मोशन विद कांस्टेंट ओमेगा जो होता है इसको बोलते हैं यूसीएम। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम में सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल। कितना होता है वो? आर ओमेगा स्क्वायर या वी ओमेगा या वी स्क्वायर बाय। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल होगी तो बदलेगी वो। नोट इट डाउन। सर अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिया है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है सिंपल, तो हम उसको दोनों का मैग्नीट्यूड ही मानेंगे सिंपल से। एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है आपको, अगर अल्फा दिया है तो अल्फा तो आपको मैग्नीट्यूड दिया है तो सफिशिएंट है ना? ओके सर। क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो घूमने की डायरेक्शन से पता चल जाती है। यस सर। पार्टिकल किधर घूम रहा है उससे आप इजीली बता सकते हो अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी। यस सर।
चलिए, आप नोट हो चुका है क्या? यस। बाकी सभी बच्चे भी बता दीजिए। शुरू का तो हो गया होगा, तो शुरू की चीजें हटा के कुछ क्वेश्चन वगैरह देता हूं मैं। यस सर, नोटेड सर। चलिए, क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल is moving in circular path with angular velocity 2 radian per second and angular acceleration 1 radian per second square at t equal to 0. ये हमेशा यही है ना, इट इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी t0 पे दी है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर। फाइन। पहला पार्ट, स्पीड ऑफ इट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे उसकी स्पीड बताओ। सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन भी बताओ। करिए। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड क्या है और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, बताइए। पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी गिवन है और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। t0 पर एंगुलर वेलोसिटी दी है, रेडियस भी दी है, कुछ चीजें पूछिए, करिए जल्दी। चलिए, आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास बच्चों के। पहले पार्ट के लिए स्पीड के लिए आर ओमेगा कर सकते हैं, आर पता है, ओमेगा निकालना पड़ेगा। टी 1 सेकंड पे ओमेगा, तो आर तो 10 पता है, 1 सेकंड पे ओमेगा के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टाइम, v इक्वल टू यू प्लस एटी। यह आ गया 3 इंटू 10 30, यह आ गया वेलोसिटी का आंसर। सेकेंड पार्ट, एक्सेलरेशन निकालना। अब उसके लिए पहले दोनों एक्सेलरेशन निकालना पड़ेंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल तो आसान होता है, आर अल्फा, अल्फा दिया है कांस्टेंट 1 तो आ जाएगा 10, और सेंट्रीपिटल के अभी निकालने के लिए बताया था, वी स्क्वायर बाय आर कर सकते हैं, वी निकल चुका है देखो आपका, 30 का स्क्वायर 900 बाय आर इज 10, तो ये आ गया 90। बस टोटल एक्सेलरेशन वो होगा इनके रूट का स्क्वायर, 90 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 इंटू रूट ओवर 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 1 दैट इज 82, तो 10 रूट 82 मीटर पर सेकेंड। आई क्या बात समझ में? कैसे करा, क्लियर हो रहा है?
वेलोसिटी विकास की गलत क्यों आई है? विकास बोलो, विकास, नेशन वांट टू नो क्यों गई गलत वेलोसिटी आपकी, बताओ। सर वो टाइम 0 पे निकाल दी मैंने, अच्छा, टाइम 0 अल्फा को कैलकुलेट नहीं किया। बिल्कुल सही, और 0 प्राइम पे ये लिखा था क्वेश्चन में। चलो तो वेरी पढ़ा गुड। नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ध्यान रखना अगली बार से। चलिए, तो ये 2 पार्ट कर लिए। तीसरा पार्ट एक और चीज पूछ लेता हूँ, चलो मैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या है, बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। आई एम होपिंग कि आप सही से आंसर बता देंगे। अमन गलत है, वंशिता गलत है, सुमित गलत है, देवेश गलत है, उदय गलत है, यंशिनी गलत है, सोचो, ये आता है आपको? आस्था बिल्कुल सही, वेरी गुड आस्था। आस्था कैसे करा बताओ। सर ओमेगा इनिशियल t इक्वल टू 0 पे निकाला और ओमेगा फाइनल निकाला t इक्वल टू 3 पे। हाँ, उसका रेट ऑफ चेंज निकाला था, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। ठीक, इससे गलती से सही आ गया आपका। देखो, मैंने एवरेज नहीं पूछा है, एवरेज पूछा होता तो आपका तरीका बिल्कुल सही था, पर क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए आपका आंसर भी सही आ गया है ना, पर तरीका थोड़ा सा गलत है। मैंने इंस्टेंटेनियस पूछा है। हाँ सर, रेट ऑफ चेंज तो तब भी आ रहा है ना, dv बाय dt करेंगे हम तो भी आएगा ना। बिल्कुल सही है ना। हाँ सर, तो उससे नहीं कर सकते। हाँ वैसे ही कर सकते हैं ना, बिल्कुल सही, वही तो करना है, वही करना है। तो dv बाई dt से करते हैं। चलो बोलो क्या लिखूं? नहीं सर, वही मेथड जो मैं बता रही थी उसी से ना। नहीं, दिक्कत ये हो रही है कि डिफरेंशिएशन करना है और आपने एवरेज कर दिया है, 0 और 3 सेकंड ले लिया ना, तो इससे क्या टाइम स्पेन बड़ा ले लिया, ये बस एक दिक्कत है मुझे, बाकी तो आपका सही तरीका है। डी बाई डी टी ऑफ स्पीड, स्पीड क्या होती है? आर ओमेगा होती है। आर तो चेंज नहीं होता है सर्कुलर मोशन में, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है। अरे तो पता है तो था आपको काइनेमेटिक्स में भी, कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को तो बोलते हैं। दिस इज 80, अल्फा कांस्टेंट है तो 10 ही तो आएगा वो। सभी बच्चे, आस्था तुम्हें समझ में आया? यस सर। है ना। तो मैंने जो पूछा था वो इंस्टेंटेनियस पूछा था और आपने एवरेज कर दिया था, पर वो सही है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट है तो चाहे इंस्टेंटेनियस चाहे एवरेज सेम रिजल्ट आएगा, तो आपका भी आंसर सही है। बट ये थोड़ा सा सही तरीका होगा अगर हमें सब्जेक्टिव करना हो तो। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो पूछा है मैंने, और वो कांस्टेंट ही होगा बिकॉज अल्फा इज कांस्टेंट, तो आंसर शुड बी 10। सभी बच्चे, सुमित, वंशिता, अमन, देवेश, यंश्री, समझ में आ रहा है? जिनके भी आंसर गलत आए बिल्कुल सही, और बाकी बच्चे जिनके आंसर नहीं आए थे उन्हें समझ में आया क्या पूछा था मैंने? चलिए, आई होप सबको क्लियर है। ओके,
तो अभी जो क्वेश्चन हमने देखे ना, ये सब क्वेश्चन बेसिकली काइनेमेटिक्स जैसे क्वेश्चन हो गए। दीज आर काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब डायनेमिक्स पे भी चलते हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टाइप की चीजें लगाएंगे हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, इसमें पार्टिकल ऑफ मास दे दिया मैंने 1 kg, मास दे दिया मैंने, देखो उसका 1 kg। चलो अब मैंने एक और पार्ट पूछ लिया क्वेश्चन का, ये थर्ड हो गया था, फोर्थ पूछ लिया। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। पार्टिकल पे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे नेट फोर्स क्या लग रहा है बताओ। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है बताओ। मास ऑफ पार्टिकल इज गिवन इज 1 kg। वो थोड़ा फ्रेम से बाहर जा रहा है, वो 1 kg दिया है। मास ऑफ पार्टिकल इज 1 kg। ठीक है, अमन का आंसर आया है, गुड। विकास का भी आया, गुड, सही आंसर है आपके। नो उदय, समझ गुड, समझ नहीं, थोड़ी सी गलती समझ चेक कर लो। मंचिता गलत है, आस्था गलत है, नहीं बच्चों। चलो प्रियांशु, आपका आंसर कैसे निकाला आपने? प्रियांशु बताओ। यस सर। कैसे निकाला आंसर? सर सेंट्रीपिटल फोर्स लिया तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है अपने पास, और मास ले लिया F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सिर्फ सेंट्रीपिटल ही एक्सेलरेशन है क्या यहाँ पे? यहाँ क्या सिर्फ यस सर, पार्टिकल का टेंजेंशियल, यस सर टेंजेंशियल भी तो टेंजेंशियल भी है ना? और किस समय पूछा है मैंने आपसे? 1 सेकंड। 1 सेकंड पे टोटल एक्सेलरेशन निकाला था क्या हमने? एक्सेलरेशन तो पता है आपको 1 सेकंड पे। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो नेट फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन तो आपने निकाला है, मास आपको दिया है, एक्सेलरेशन अभी निकाला था 10√82। तो आंसर शुड बी 10√82 ओनली। न्यूटन लगा देना बस आगे, तो ये हो गया आंसर। बोलो आया? यस सर। यस बहुत सर। सिंपल क्वेश्चन। सो आप लोगों को, हाँ आप लोगों को पता है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है। सो आप लोगों को नेट फोर्स पता है ऑलरेडी, समझे? कभी भी आपसे पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दे दी, रेडियस वेडियस दे दी, और कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर ये नोन हो तो आप इजीली बता सकते हो कि नेट फोर्स क्या है। एम आई राइट? यस सर। यस। सर हाँ बोलिए। सर आप t इक्वल 1 सेकेंड नहीं देते तो फिर सर पूरी प्रोसेस वापस रिपीट करनी पड़ती सर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने, पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता। तो मैंने थोड़ा सा टाइम आपका बचा दिया, मैंने आपसे मेहनत कम कराई ना। यस सर। चलो, तो ये हमने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में हमने चीज अभी समझी कि हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम इजीली नेट फोर्स वगैरह बता सकते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं और अब कुछ स्पेशल केसेस को कंसीडर करके समझते हैं कि उनमें क्या हो रहा होता है। सर आपने ये थर्ड वाले में t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा है। t इक्वल टू 1 पे पूछा है, हाँ 3 सेकेंड पे पूछा है सर। नहीं, थर्ड में 3 पे पूछा है। हाँ थर्ड का ही बोल रही हूँ सर। हाँ तो थर्ड में देखो इसमें ये अल्फा कांस्टेंट दिया था मैंने, ठीक है सर। है ना? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते। 1 मिनट बिगाड़ना मत। अच्छा बिगाड़ना नहीं, ठीक है, नहीं बिगाड़ते। अब देखो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हमने सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है हमें पता है, तो हम कई सिचुएशन में सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स मतलब फोर्सेस की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे स्टैंडर्ड केसेस जो होते हैं सर्कुलर मोशन के, वो होता है, सबसे पहला सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर पाथ। कोई हमारे पास सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, उस पर कोई साइकिल वाला पर्सन साइकिल घुमा रहा है, ठीक है, इस पे कोई साइकिल घुमा रहा है, साइकिल कोशिश करते हैं बनाने की, तो ये ऐसी कुछ साइकिल है और यहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, जो साइकिल घुमा रहा है ना। देयर इज अ साइक्लिस्ट which is going on the circular path, वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, आप खुद भी साइकिल वगैरह से चला सकते होंगे, तो ऐसा आपने कई बार रियल लाइफ सिचुएशन में देखा है कि ऐसा होता है। मान लेते हैं कि v स्पीड से चल रहा है, इसकी स्पीड दी हुई है, इसकी स्पीड हमें पता है, और सपोज ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो बताओ अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। सपोज स्पीड इज गिवन एज कांस्टेंट, बोलो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल होगा, बिल्कुल सही है ना, सेंट्रीपिटल होगा, बिल्कुल सही। साइक्लिस्ट का एक्सेलरेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा, क्योंकि उसका मैंने केवल कांस्टेंट स्पीड दी है, तो अल्फा तो दिया ही नहीं है ना। स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज जीरो है, रेट ऑफ चेंज जीरो है मतलब कि अल्फा जीरो हो गया, टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन आता है आर अल्फा आता है, अल्फा जीरो, तभी स्पीड कांस्टेंट होगी, तो अल्फा नहीं है। अब हमें पता है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आप जानते हो इसका एक्सेलरेशन। वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्सन, मैन जो भी है, मैन बोल देता फिलहाल, इज सेंट्रीपिटल विच इज v स्क्वायर बाय r। हम तो जानते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन पता है तो मैं इसका नेट फोर्स भी बता सकता हूं, हेंस एफ नेट शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन, होना चाहिए ना भाई, न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन ने बताया था नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन पता है तो मैं नेट फोर्स बता सकता हूं। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब ये बताओ कि इसका आपको एफबीडी बनाते आएगा क्या? सर रिपीट कर दिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी जो। रिपीट कर देता हूं। अब साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक साइक्लिस्ट है जो अपनी साइकिल सर्कुलर पाथ पे चला रहा है, कितने वेलोसिटी से? v से, और v कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट हो गया, v इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया, ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा जीरो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, केवल सेंट्रीपिटल है। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ दिस मैन इज गोइंग टू बी v स्क्वायर बाय r, केवल सेंट्रीपिटल होगा, तो इसका फोर्स पता चल गया मुझे कितना है, नेट फोर्स। क्या इसका एफबीडी बना सकता हूं मैं? क्या इसका एफबीडी बना सकता हूं मैं? यस सर। है ना। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इस पे, चलो देखते हैं। एक तो इसका वेट लगेगा, वेट आप सेंटर मास पढ़ ही रहे हो, तो सेंटर मास पे दिखाना चाहिए वेट हमेशा, जब ऐसे बड़े सिचुएशन होती है, बड़े डायग्राम्स होते हैं, तो सेंटर मास पे वेट दिखा देंगे, तो इसको वो वेट को नीचे दिखा देंगे ऐसा mg। और क्या होगा? नॉर्मल होगा, पहियों पे कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल होगा ऊपर की तरफ n। और क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो प्रोवाइड किया जाता है ना, वो तो नेट फोर्स है भाई, जितने फोर्स लगते हैं सबका रिजल्टेंट है ये दिखाना थोड़ी होता, ये तो सबके लगने का रिजल्टेंट आएगा। बताओ और क्या फोर्स दिखाना चाहिए मुझे इस पे, ये समझ में आया? सेंट्रीपिटल दिखाना नहीं है, ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। है ना, हम कभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाते नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दिखाएंगे, पर ठीक है, सर क्योंकि तो लग रहा है ना, हम फिर हाँ वो लगना चाहिए, वो लगना चाहिए, हमें पता है कि इतना लगना चाहिए, पर आपको कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा ये, समझे? यस सर। तो इस पे कौन सा फोर्स है जो टुवर्ड सेंटर लग सकता है? क्या बच रहा है? ओनली फ्रिक्शन बच रहा है भाई, ग्राउंड से कांटेक्ट में फ्रिक्शन आ सकता है, यस तो फ्रिक्शन जो भी दोनों पहियों पे लगेगा वो टुवर्ड सेंटर नेट आना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए नेट फोर्स, ये लगाना नहीं है कभी, ये प्रोवाइड होगा, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट ये आना चाहिए। तो हमें पता चला कि ओनली फ्रिक्शन इज
टुवर्ड्स सेंटर। दिख रहा है आपको? फ्रिक्शन ही सेंटर की तरफ है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए mv²/r। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है आपको पता चल गया। बट ये जो फ्रिक्शन होता है वो तो लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन होता है, याद करो, अगली स्टेप में लिख देते हैं। बट फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए mv²/r, वो लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन हो गया। एन कितना होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, mg आना चाहिए, m से m कैंसल, तो यहाँ से v लेस देन इक्वल टू आ गया √μrg, v से कम होना चाहिए। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर साइकिल वाला इससे ज्यादा स्पीड से साइकिल चलाने की कोशिश करेगा ना, तो फ्रिक्शन उसको एक्सेलरेशन नहीं दे पाएगा, फ्रिक्शन उसको ये एक्सेलरेशन नहीं दे पाएगा, फ्रिक्शन ये एक्सेलरेशन नहीं दे पाएगा, तो फ्रिक्शन इतना एक्सेलरेशन नहीं दे पाएगा, कम दे पाएगा, तो डेफिनेटली वो सर्कुलर पाथ में चल नहीं पाएगा, या ज्यादा तेजी से जाने की कोशिश करे तो स्किड हो जाएगा वो। अगर आप सर्कुलर पाथ में चलना चाहते हो, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में, ऐसे पाथ में जहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो वहां आपकी स्पीड इससे कम होना चाहिए। इससे ज्यादा से जाओगे, इससे ज्यादा तेज चलोगे तो स्किड हो जाओगे, समझे? सर मतलब फ्रिक्शनलेस उस पे सरफेस पे हम सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते? बिल्कुल सही, सर्कुलर मोशन के हम चल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। अगर आप अपना चलना कैसे होता है, हम कैसे वॉक करते हैं, ये अगर समझो, तो हम क्या करते हैं, हम जब चलते हैं, जैसे मैं बोर्ड पे कोशिश करूं समझाने की, पहले तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हो तो अगला पॉइंट पे आएंगे अपन। यस हाँ, यस है सर। ना? चलो, तो अगले पॉइंट पे आते। अब आपने पूछा चलने की बात करी, तो उस पर आ जाते अपन। हम चलते कैसे? ये हमारा डायग्राम बनाया मैंने, हमारा एक पैर पीछे है अभी और एक पैर ऐसा हम ऊपर जस्ट रखने वाले हैं, ठीक है? हाँ, कैसे चलते हैं? हमारे बीच में ऐसी सिचुएशन आती है ना जब हम वॉक करते हैं, सर हम पुश करते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं, हम जब वॉक करते हैं ना, जैसे ये हम वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करते हैं तो अपने ये पैर को क्या करते हैं, एक पैर जमीन पे है, उससे थोड़ा पीछे पुश करते, फिर अगला पैर आगे लाते, फिर उसको वहां गड़ा कर वहां जमा के हम अगला पैर इसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे चलते हैं यूं, ठीक है? तो हम पुश करते पीछे, हम सरफेस को पीछे पुश करते हैं। अब कभी घरों में आजकल विट्रीफाइड टाइल लगी रहती है, विट्रीफाइड टाइल पे मान लो पानी गिरा या तेल गिरा लेना, है ना? तेल गिरा लेना और फिर उस पर बढ़िया एकदम पुरानी एकदम घिसी हुई चप्पल से चलने की कोशिश करना, देखना मजा आएगा। चल ही नहीं पाओगे, होता है ऐसा? फील करा है भी कभी ऐसा? यस सर। है ना? उसी दिन तो बताया था आपने कि घर में कर नहीं सकते तेल वाला। हाँ, तो हर चीज करके भी मत देखना, ठीक है? हाँ, तो आप अगर कोशिश करोगे ऐसा करने की, तो डेफिनेटली आप गिर जाओगे, आप चल ही नहीं पाओगे। आप उसी जगह पे ना पैर ऐसे 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 होते रहेंगे आपके, कई मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने ऐसा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन ही नहीं है। फ्रिक्शन इज द रिस्पॉन्सिबल थिंग जो हमें आगे बढ़ा सकता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता, वो कभी कभी मोशन को तो रिलेटिव मोशन अपोज करता है, मोशन सपोर्ट भी करता है कभी कभी। हमारा अर्थ की सरफेस पे मोशन हो पाता है फ्रिक्शन की वजह से, समझे? चलिए, सो यहां पर भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो एक साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ पे नहीं चल पाएगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा स्पीड से चल पाएगा, मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा तो ज्यादा स्पीड से चल पाएगा। क्या ये अच्छे से समझ में आया? मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ। यस सर। ओके, वेरी गुड बच्चों। चलिए, अब जरा मैं और कुछ चीजें बताने वाला हूं इस साइक्लिस्ट का। ये एक पोर्शन तो समझ लिया अपन ने, एक थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज समझते हैं अपन। ये साइक्लिस्ट का जो एफबीटी है ना, उसको साइड से फिर से देखो। ये वो साइक्लिस्ट था, ये पहिया था, यहाँ वो सीट वगैरह थी, ये वो पर्सन था, वो ऐसा बैठा हुआ था और पैडल कर रहा है। एक पैडल ऊपर रहा होगा और एक पैडल नीचे रहा होगा, ठीक है? वो पैडलिंग कर रहा था, है ना? ऐसा कुछ बैठा हुआ है, पैडलिंग कर रहा है, ठीक है? अब उसका एफबीटी जो बनाया अपन ने, वो देखते हैं वापस से। उस पर एक वेट उसका नीचे दिखाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो ऐसा साइड में दिखा देता हूँ नीचे, और यहाँ से नॉर्मल होगा ऊपर की तरफ। और जो फ्रिक्शन होगा वो ऑफकोर्स पहिए के कॉन्टेक्ट से होगा ना, यहां से होगा, ये होगा। mg कहाँ दिखाया जाता है? mg सेंटर ऑफ मास पे दिखाया जाता है। जहां भी सेंटर ऑफ मास है वहां पर अपन दिखा देंगे mg, और नॉर्मल यहाँ नीचे से लग रहा होगा नॉर्मल, ये उस पर लगने वाले फोर्सेस दिखा दिए। बात समझ में आई क्या? बोलो। यस सर। है ना? ये उसका व्हील दिखाया मैंने, ठीक है? व्हील पर नीचे से नॉर्मल आ रहा होगा, एक फ्रिक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा होगा। मान लो सर्कल का सेंटर इस तरफ है, इस सर्कुलर पाथ था ऐसा कुछ, सर्कल का सेंटर इधर है, तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा।
आप अगर ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास मतलब यहां जहां पे mg दिखाया है उसके अबाउट इस फ्रिक्शन का एक टॉर्क आएगा। अब थोड़ा बहुत आपने 11th वगैरह पढ़ा है तो मैं टॉर्क वॉक ऑल्दो मैंने नहीं पढ़ाया पर मैं इसे यूज कर रहा हूं यहां पर। टॉर्क समझते हैं ना अपन, आर क्रॉस एफ होता है, टॉर्क समझते हैं हम, आर क्रॉस एफ होता है ना, टॉर्क आर क्रॉस एफ। तो इस फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखे, अबाउट सेंटर ऑफ मास देखे, ये सेंटर ऑफ मास होगा, उसके अबाउट देखे अगर फ्रिक्शन का टॉर्क, तो ये आर वेक्टर ये एफ वेक्टर सेंटर ऑफ मास से जहां फ्रिक्शन लग रहा है उसका टॉर्क देखे तो ऐसा आने वाला है, वो उसको घुमाएगा। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन का टॉर्क इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। और mg का टॉर्क लगेगा नहीं क्योंकि mg इज ऑन सेंटर ऑफ मास, उसकी r 0 हो गया। नॉर्मल का भी नहीं लगेगा क्योंकि r और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, r क्रॉस नॉर्मल 0 मिलेगा। तो यहाँ पे टॉर्क केवल फ्रिक्शन का बनने वाला है जो इसको ऐसे घुमा देगा। तो साइक्लिस्ट की एक टेंडेंसी होगी ऐसा बेंड हो जाने की, इधर जाने की, फ्रिक्शन की वजह से। अब वो उधर बेंड होगा तो गिर ही जाएगा वो तो वो चाहता रुकना, वो चाहता है गिरना नहीं। हम सभी गिरना नहीं चाहते ऑफ कोर्स, तो हमारी कोशिश होती है हम गिरे नहीं, इसलिए हम सब है ना अंदर की तरफ बेंड हो जाते, हम सब अंदर की तरफ बेंड हो जाते। तो ऐसा कोई भी पर्सन ऐसा सीधी साइकिल चला ही नहीं सकता। जब भी हम साइकिल चलाते हैं तो थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं, ऐसे हमारा पहिया जो रहता है वो ऐसे घूम जाता है, बेंड हो जाता है, हम यहाँ ऐसे तिरछे होके साइकिल चलाते हैं। ऐसे हम वर्टिकल से अंदर की तरफ झुक जाते हैं, वर्टिकल लाइन ये है, हम इससे किसी एंगल पे बेंड हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। है ना, क्यों बेंड होते हैं, इससे क्या हो जाता है? तो इससे देखो फ्रिक्शन तो वही जमीन और पहिए का जहां कांटेक्ट है वहां लगेगा, नॉर्मल भी यहीं लगेगा। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदल गई, सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ गया, सेंटर ऑफ मास पे mg नीचे की तरफ लगेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो mg का तो अभी भी टॉर्क नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि वो mg तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल और फ्रिक्शन इन दोनों का टॉर्क आएगा। नॉर्मल का, ये नॉर्मल ऊपर है तो r वेक्टर ये रहा और नॉर्मल ऊपर की तरफ, नॉर्मल का टॉर्क देखिए r नॉर्मल ऊपर, r क्रॉस mv नॉर्मल ऐसा आने वाला है टॉर्क बाहर, और फ्रिक्शन का देखे तो r क्रॉस फ्रिक्शन अंदर आने वाला है। दोनों के टॉर्क अब अपोजिट आ रहे। टॉर्क कैसे निकालते हैं? आर क्रॉस फोर्स निकालते हैं, ये क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए ना सर। हाँ, फिर से बता देता हूँ। टॉर्क निकालते हैं आर क्रॉस एफ से, ठीक है। रेडियस जो भी है, पोजीशन जो भी है, वो वेक्टर लेते हैं, क्रॉस फोर्स वेक्टर लेते हैं। तो ये आर वेक्टर दिखाया मैंने रेड कलर से, सेंटर ऑफ मास यहाँ का डॉट दिखाया है मैंने सेंटर ऑफ मास का, ये दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से जहां फोर्स लग रहा है वहां तक का एक वेक्टर बनाया, रेड कलर में दिख रहा होगा, आई थिंक ये रेड कलर में दिख रहा है शायद, इसको फिर से डार्क कर देता हूं उसको थोड़ा, ये दिखाया मैंने आर। अब दो फोर्स से वहां फ्रिक्शन और नॉर्मल, फ्रिक्शन का टॉर्क देखेंगे तो आर वेक्टर ये रहा और फ्रिक्शन इधर है, तो जिस वेक्टर का टॉर्क निकालना उस वेक्टर की तरफ फिंगर घुमाते, तो आर और एफ की तरफ फिंगर घुमाई तो अंदर आएगा। नॉर्मल के लिए हमें हाथ ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल ऊपर की तरफ है, तो नॉर्मल के लिए फिंगर ऐसे घूमेगी ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल का टॉर्क उल्टा है। तो इस तरह से रोटेट हो जाने से अब फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों के टॉर्क दिखेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। समझ में आई की बात? यस सर। यस है ना? इससे फायदा क्या होगा कि फ्रिक्शन का टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं यूजिंग नॉर्मल का टॉर्क, ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं, और अगर बैलेंस हो गए तो हम गिरेंगे नहीं। ऐसे चलोगे तो गिर जाओगे, स्किड हो जाओगे, और थोड़ा अंदर की तरफ झुक के चलोगे तो आपका नॉर्मल और फ्रिक्शन के टॉर्क बैलेंस होने से आप गिरोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब भी आप सर्कुलर पाथ पे चलते हो, आप खुद चला के देखना, बाइक साइकिल जो भी चलाओगे, आप सीधी रख के तो चला ही नहीं सकते उसको, आपको थोड़ा सा झुकाना ही पड़ता है, नॉर्मल से थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है, समझे? लड़कों ने चेक देखा होगा, जनरली सड़क पे जब भी टर्न आता है तो थोड़ी बाइक तो झुकती है। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही है ना। साइकिल्स में भी देखा है ऐसा, साइकिल भी तेज चलाओ वहां पे भी ऐसा होता है। चलिए, तो क्यों होता है वो उसका कॉज समझा पाने यहाँ, वो थोड़ी सी अलग चीज थी,
वो टॉर्क वॉक को यूज करके मैंने चीजें बता दी, और यहाँ साइक्लिस्ट को सर्कुलर पाथ पे चलना है तो ये कंडीशन तो फॉलो होना ही चाहिए। ओके, तो अभी हमने समझा साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर पाथ और उसका डायनेमिक्स, उसकी सारी चीजें समझने की कोशिश करी। क्या अच्छे से क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, वेरी गुड। यस सर। अब और कौन सी सिचुएशन होती है जहां सर्कुलर पाथ पे चीजें चल रही है? इमेजिन करो, बताओ। एक पत्थर को रस्सी में बांध के ऐसे घुमाते नहीं है? यस पत्थर को सर। रस्सी में बांध के, है ना, होता है ना Yes, ऐसा? चलो, तो वहां क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। क्या ये हटा दूं? यस सर। यस सर। साइक्लिस्ट का मोशन अपन ने समझ लिया, उसको बेंड क्यों होना पड़ता है ये भी समझ लिया। अच्छा, साइकिल के पहले कार भी जाएगी सर्कुलर पाथ पे तो उसके लिए भी ये सब चीजें वैलिड है ना। कार ऐसे बेंड नहीं होती, लेकिन कार में क्या दिक्कत है, उसमें दो पहिए, दो साइड में दो पहिए रहते, तो वहां बेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। यस सर। है ना। हाँ, चलो अब अगला केस, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का अगला एग्जांपल। एक पत्थर को बांधा है हमने रस्सी में, और रस्सी को यहां से ऐसा पकड़ लिया है एक कोने से, और इस पत्थर को फिर घुमाया जा रहा है ऐसे। होता है ना ऐसा? करा होगा ऐसा आपने डेफिनेटली, नहीं करा हो तो आज करके देख लेना, किसी को लग नहीं जाए। हाँ, ऐसा करना। तो देयर इज अ मास जिसको पकड़कर रस्सी से बांध दिया और रस्सी का दूसरा एंड पकड़ लिया और ऐसे घुमाया जा रहा, तो सर्कुलर मोशन होगा यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं फिर से कि ये सर्कुलर मोशन जो हो रहा है v स्पीड से हो रहा है। लेट्स v इज कांस्टेंट, v स्पीड इज कांस्टेंट, मान लेते हैं स्पीड कांस्टेंट है। अब अगर इस पत्थर का एफबीडी देखे, ठीक है, मास मान लेते इसका m था, तो बताओ इसके एफबीडी में क्या क्या फोर्स दिखाना चाहिए मुझे, बोलो। वेट सर। वेट दिखाना चाहिए ऑफ कोर्स। किधर? डाउनवर्ड दिखाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे दिखाएंगे। और क्या लग रहा होगा? टेंशन सर, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल दिखाते थोड़ी है, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा जाता है दूसरी चीजों से। सर टेंशन स्ट्रिंग के अंदर। हाँ, रस्सी से बंधा हुआ है ना, तो रस्सी का टेंशन लगेगा। बिल्कुल यस सही, सर। है ना। अच्छा, इसके सर्कुलर पाथ का सेंटर किधर है? सर वो फिक्स जो करा हुआ पॉइंट है। हाँ, ये इधर की तरफ, यहाँ कहीं है ना, तो इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा, जिसको v स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं अगर r रेडियस पता हो तो। यस सर। तो मुझे पता है इसका एक्सेलेरेशन कितना है। अब बताओ इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। रस्सी का टेंशन। ये जो रोप है ना, उसका टेंशन जो है T वो लग रहा है। सो टेंशन इन रोप which is T, it is the only force acting towards the center of circle, so it should be equal to mv square by r। भाई मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, बताओ होना चाहिए कि नहीं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो बस रस्सी का टेंशन पता चल गया तुमको, तो आपको पता चल गया कि अगर आपने एक पत्थर को बांधा रस्सी से और उसको घुमाया ऐसे, तो उस रस्सी में कितना टेंशन आएगा आपको पता चल गया। पता चला क्या? यस सर। ओके बच्चों, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे मैंने रस्सी का टेंशन बता दिया। अब किसी ने बोल दिया कि रस्सी को ज्यादा तेज घुमाओगे तो टूट सकती है। ऐसा होता है ना, रस्सी थोड़ी कमजोर ली जाए, एक हल्का सा पतला सा धागा लो, तो ज्यादा तेज घुमाने पे टूटता है, होता है। यस सर। यस सर। तो वो टूटने की लिमिट कैसे पता चलेगी? देखो, ज्यादा स्पीड से घुमाओगे तो ज्यादा टेंशन आएगा, ज्यादा टेंशन आएगा, बहुत ज्यादा टेंशन हुआ तो ज्यादा टेंशन से रस्सी टूट सकती है, ज्यादा तनाव से टूट सकती है। तो वो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ज्यादा तेज घुमाने से क्यों टूट जाता है। क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। और सिचुएशन सोचो जहाँ कोई चीज सर्कुलर पाथ पे चलती है, और कोई सिचुएशन बताओ, सोचो। मौत का कुआं, बिल्कुल सही। हाँ, एटम कंसिडर कर सकते हो, तो वो तो तुमने पढ़ ही लिया ना। हाँ, मुझे पता है तुमने वो पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्लैनेट का मोशन। हाँ, तो वो अभी बोला था मौत का कुआं, वो बहुत बढ़िया चीज लगती है मेरे को भी, मौत का कुआं, है ना। तो डेथ वेल,
डेथ वेल, इंग्लिश में बोल देते हैं उसको डेथ वेल। ये तो वही डेथ मतलब मौत, कुआं मतलब वेल, डेथ वेल। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, उसमें ना लकड़ी के पट्टियों से ऐसा वो वर्टिकल, पूरा वर्टिकल नहीं रहता, हल्का सा टैपर्ड रहता है, वो हल्का सा झुका हुआ रहता है। अभी मान लेते हैं पूरा वर्टिकल है, पूरी वर्टिकल ऐसी दीवारें बनाते हैं, है ना। और उसमें क्या रहता है कि कोई साइकिल वाला या कोई मोटर बाइक वाला उसमें घूमता है ऐसे। तो मान लो ये है वो, है ना, वो थोड़ा सा मैंने आसान डायग्राम बना दिया मोटर बाइक का। तो ऐसा कोई मोटर बाइक वाला है, वो इसके अंदर घूमता है, देखा होगा आपने। मान लो 20 स्पीड से चल रहा है वो, इसकी रेडियस आर है। तब सोचते हैं कि इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, इसका एफबीडी सोचते हैं। तो बताओ क्या बनना चाहिए इसका एफबीडी, क्या क्या फोर्स दिखाना चाहिए मुझे बताओ। mg नीचे, हाँ वेट दिखाना चाहिए, एमजी दिखाना चाहिए, बिल्कुल सही। डाउनवर्ड दिखाना चाहिए, तो वेट नॉर्मल फ्रॉम सरफेस, नॉर्मल फ्रॉम सरफेस, ऐसा कुछ लग रहा होगा। यस सर। और भाई जब कांटेक्ट में है वो दीवारों से, तो वहां से फ्रिक्शन लग सकता है ऊपर की तरफ, यस यस सर। है ना। अब बताओ सर्कल के सेंटर की तरफ कौन है यहाँ पे, नॉर्मल सर। नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होना चाहिए इसका, तुम्हें एक्सेलेरेशन पता है ना, सर्कल के सेंटर की तरफ v² होना चाहिए। यस सर। तो सेंटर की तरफ फोर्स नॉर्मल वो होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, और वर्टिकल में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन mg, है ना, ये होना चाहिए। यस सर। तो यहां से क्या कंडीशन सोच सकते हो। अच्छा है, फ्रिक्शन की कुछ कंडीशन होती है क्या, फ्रिक्शन शुड बी स्मॉलर देन म्यू एन, और एन कितना है यहाँ पे, mv²/r। mv²/r। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल रही है मुझको, एम से एम कैंसिल हो गया, क्या कंडीशन मिल रही है, v should be greater than equal to, क्या है, v greater than equal to rg/μ, यस सर। है ना। तो अब की बार मुझे ऐसी कंडीशन मिल रही है कि स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा स्पीड से चलेगा तो वो रह पाएगा, नहीं तो चल नहीं पाएगा ऐसे, समझे। यस सर। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल रहता है मौत के कुएं में जो घुमाता है साइकिल, उसको है ना एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलना चाहिए, इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से घूमना चाहिए, नहीं तो वो गिर जाएगा। दिख रहा है आपको, यस सर। अब इन सब का क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूं मैं साथ साथ में आपको। जैसे मैंने बोल दिया कि रोप में पार्टिकल बांध के घुमा रहे, रस्सी का मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम जो रस्सी में तनाव आ सकता है, टेंशन आ सकता है, वो 20 न्यूटन है। मास वास पकड़ा दिया, आपको बता दिया कितना है, तो पूछ लिया कितनी स्पीड से रस्सी को घुमा सकते हो, तो वो स्पीड निकाल लेना। भाई रस्सी का टेंशन मैक्सिमम 10 न्यूटन जो भी बोला वो दे दिया, तो उससे स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। या मैंने बोल दिया कि एक डेथ वेल में मोटरसाइकिल घूम रहा है, तो बताओ मोटरसाइकिल को कितनी स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलना चाहिए, तो वो बता सकते हो आप, अगर आपको ये सब पता हो आर जी और म्यू। आ रहा है समझ में, है ना, इन सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए और भी बहुत सारे एग्जांपल है। सड़क पर जब कार वार चलती है तो कई बार टर्न पे सड़क को बैंक करा जाता है, मोड़ा जाता है, उसको है ना सीधी नहीं बनाते सड़क को, उसको तिरछी बनाते। हाईवे वगैरह पे, हाँ हाईवे पे ब्रिजेस पे ऐसा देखा होगा, मैक्सिमम टाइम देखते बच्चे, थोड़ा सा सड़क, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे ही खड़ी कर देते, बहुत हल्का सा उसको तिरछा कर देते सड़क को। वो क्यों करते हैं वो भी कारण अपन समझेंगे, पर अब उसको ठीक है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अपना अब ऑफिशियल टाइम आज का कंप्लीट हो गया है, तो आज अपन यहीं रुकते हैं। हम आज स्टार्ट कर चुके थे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सो आप एक काम करना, स्कूल लेवल की जो भी बुक हो आपके पास, चाहे वो एनसीईआरटी ले लो, चाहे आपके पास प्रदीप, दिनेश, शिवलाल, युगबोध, जो भी किताब पढ़ी हो आपके पास, जो भी पब्लिकेशन की हो, प्रदीप, दिनेश, एसएल अरोरा, जो भी हो, 11th की जो भी किताब हो, उसके चैप्टर में सारे सर्कुलर मोशन के एग्जांपल देखना। तो जो ये मैंने सब फिजिक्स बताते चल रहा हूँ ना हर तरह के केस के पीछे का, वो आप एक बार देख के आना। क्लियर? तो वो सब आप देख के आइएगा, है ना। स्टैंडर्ड केसेस में मुझे बस एक स्टैंडर्ड केस और बताना है, बैंकिंग ऑफ रोड। स्टैंडर्ड केस मुझे एक और बताना है, फिर बाकी जनरल क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे अपन। स्टैंडर्ड केस बस अपना बैंकिंग ऑफ रोड बचा है, तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पूरा हो जाएगा। चलिए तो